आदमी ये देखकर बहुत डर गया कि उस खाली स्विमिंग पूल की दीवार के अंदर एक आदमी फंसा हुआ था। उसे तड़पते हुए देखकर डेविड ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दीवार में कोई रास्ता नहीं था और उसे तोड़ना नामुमकिन था। जब डेविड परेशान था, तभी दीवार के अंदर फंसे उस आदमी ने बोलना शुरू कर दिया करेंगे। इस शहर के रहस्य अब खुलने लगे हैं और लोग यहाँ से भागने के एक कदम और करीब आ गए हैं। जिन लोगों ने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि उन्हें कहानी समझ आ जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारा और टॉम एक एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस में थे, लेकिन जब लेडी पुलिस ऑफिसर उनसे इलाज के पैसे मांग रही थी, तभी सड़क पर अचानक एक बहुत बड़ा गिरा हुआ पेड़ आ गया। पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये सिर्फ एक मामूली पेड़ है जो गिर गया है। उसने ड्राइवर से कहा कि वो कंट्रोल रूम में फोन करके किसी को रास्ता साफ करने के लिए बुलाए, लेकिन जब ड्राइवर ने अपना रेडियो निकाला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। उस बड़े पेड़ को देखकर सारा को वो पल याद आ गया जब उसका परिवार इस शहर में आया था। उस दिन भी इसी पेड़ ने उनका रास्ता रोका था, जिसकी वजह से उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा था और फिर गलती से उनका पूरा परिवार इस डरावने शहर में पहुंच गया था। अब फिर से वही सब होता देखकर सारा बहुत घबरा गई, लेकिन पुलिस ऑफिसर और मेडिकल स्टाफ को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सारा को जल्दी से एम्बुलेंस में बैठने को कहा और ड्राइवर से दूसरा रास्ता लेने को कहा। सारा पुलिस ऑफिसर को इस शहर की सच्चाई बताना चाहती थी और उन्हें समझाना चाहती थी कि वो बिल्कुल भी आगे न बढ़े। उसने कहा कि अभी सबसे अच्छा यही है कि वे जहां है वही रहें, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो वे रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर को सारा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि सारा का दिमाग खराब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ शहर में जैक बोर हो रहा था और डाइनिंग टेबल के पास बैठकर अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी किचन का फोन फिर से बजने लगा। उसने बिना सोचे समझे फोन उठा लिया और उसे पता चला कि उसकी माँ अभी जिंदा है। जैक ये सुनकर बहुत हैरान रह गया। उसी वक्त उसका पिता जिम घर लौटा और उसने जैक को फोन पर बात करते हुए देखा। उसने जल्दी से फोन अपने हाथ में लिया और थॉमस को चेतावनी दी कि वो उसके परिवार से दूर रहे, लेकिन थॉमस कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर जिम ने फोन ही उखाड़ दिया, लेकिन जब उसने फोन को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि फोन की तो कोई लाइन ही नहीं जुड़ी थी। पापा, उसने कहा। क्या कहा? मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने क्या कहा? माँ जिंदा है, वो एक एम्बुलेंस में है और उसे हमारी मदद चाहिए। लेकिन अगर फोन की लाइन ही नहीं थी तो फोन कैसे आया? जैक से जिम को पता चला कि थॉमस ने बताया है कि उसकी माँ सारा एक एम्बुलेंस में फंसी हुई है और सारा को उन सब की मदद चाहिए। जिम को लगा कि थॉमस झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि वो उस पर यकीन न करे। वही शहर के बाकी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। विक्टर ने लॉरा से कुछ चादरें मांगी और लिविंग रूम में एक छोटा सा टेंट बना लिया। इसके तुरंत बाद वो एक पुराना सूटकेस लेकर उस टेंट के अंदर चला गया। लॉरा ने पीछे मुड़कर देखा तो सूटकेस में बहुत सारी पुरानी चीजें रखी थी। विक्टर ने लॉरा को बताया कि हालांकि वो इस शहर में फंसने वाला पहला इंसान नहीं है, लेकिन वो यकीनन उन लोगों में से है जो इस जगह को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सालों पहले जब वो और उसकी माँ गलती से इस शहर में आ गए थे तो उसकी माँ को शायद पहले से ही पता था कि वह यहाँ आएगा। वो इस शहर में फंसे हुए लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनका प्लान फेल हो गया। मैं सुबह तक छुपा रहा और जब मैं बाहर आया तो हर जगह लाशें पड़ी थी। वो सब मेरे जानने वाले थे। वो लड़का जिस लड़के को तुम जानती हो, वो मेरा दोस्त था। वो हमेशा से मेरा दोस्त ही रहा, लेकिन मैं अकेला था। मैं उन सबको दफना नहीं पाया। वो सब बस सड़क पर पड़े थे। मैं उन्हें दफना नहीं सका, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उनकी सबसे कीमती चीजें जमा कर लूं ताकि उन्हें दफनाने की बजाय मैं उन्हें याद रख सकूं। विक्टर को याद आया कि उसने भी शायद उस रात के प्लान में हिस्सा लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो यादें अजीब तरह से उसके दिमाग से मिट गई थी। जब विक्टर पूरी तरह से निराश था, तभी वो सफेद मोजे वाला छोटा लड़का आया। उसने विक्टर से मरने वाले लोगों की चीजें जमा करने को कहा और बताया कि ये चीजें उसे यहाँ से निकलने में मदद करेंगी। बस उसे एक सही मौके का इंतजार करना होगा। लेकिन विक्टर ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और उस लड़के का बताया हुआ मौका कभी नहीं आया। उसने इन सारी चीजों को एक बक्से में जमा किया और एक बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कुछ दिन पहले ही इस शहर में अचानक बर्फबारी होने लगी थी। वो यहाँ कई दशकों से फंसा हुआ था, लेकिन उसने पहले कभी इस शहर में बर्फ गिरते नहीं देखी थी। विक्टर को लगा कि शायद ये बर्फबारी ही वो सही मौका है, इसलिए उसने उस बक्से को जमीन से बाहर निकाल लिया। और वो लॉरा के पास इसलिए आया था क्योंकि लॉरा थोड़ी बहुत थेरेपी करना जानती थी। वो चाहता था कि लॉरा उसकी खोई हुई यादें वापस लाने में उसकी मदद करे। बक्से में रखी चीजों को देखकर विक्टर के दिमाग में पुरानी यादों की कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगी, लेकिन ये यादें इतनी ज्यादा बिखरी हुई थी कि वो उन्हें आपस में जोड़ नहीं पा रहा था। वही जंगल में एम्बुलेंस सच में रास्ता भटक चुकी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा सारा ने कहा था। सारा बार बार ड्राइवर को समझा रही थी कि वो किसी भी अनजान रास्ते पर न जाए, लेकिन उस जिद्दी ड्राइवर ने फिर भी एक छोटा रास्ता ले लिया। ये छोटा रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही न हो। ड्राइवर लगातार गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन रात होने तक वे वहां से बाहर नहीं निकल पाए। इस बीच ड्राइवर ने हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी को घुमाकर वापस हाईवे पर ले जाकर मदद का इंतजार करने की सोची, लेकिन सारा ने ड्राइवर को बताया कि अगर वो अभी गाड़ी घुमाती भी है तो भी वो वापस हाईवे पर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज वापस मत घूमो, बस आगे बढ़ते रहो। मैम शांत हो जाइए, अगर आप ऐसे ही परेशान होती रहेंगी तो आप शहर से दूर चली जाएंगी। शहर से दूर? हम बस हाईवे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। मेरी बात सुनो, अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन शहर आगे ही है, वहाँ के लोग हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आगे एक छोटा सा शहर था जहाँ के लोग उनकी मदद कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ उस शहर में शेरिफ डेविड और रैंडल एक बस में इंतजार कर रहे थे। डेविड ने एक जाल बिछाया था और वह
एक बात करने वाले मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता था। जिद्दी रैंडल ने भी वही रुककर मदद करने की जिद पकड़ ली थी और डेविड ने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि एक और आदमी होने से मदद ही मिलती। अगर वे सच में एक मॉन्स्टर को पकड़ लेते तो हो सकता था कि उन्हें इस शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। हालांकि वो दोनों शाम से लेकर रात तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर वहां नहीं आया। रैंडल को लगा कि आज रात कुछ तो अजीब है। क्या तुमने इन मॉन्स्टर्स को कभी इतने करीब से देखा है? वो किसी तय पैटर्न में नहीं चलते जब तक कि तुम रात में कोई परछाई न बनाओ। मैंने देखा है, लेकिन बात यह है कि उनका एक तय तरीका और पैटर्न होता है। दरअसल जब से वो बस में सो रहा था, वो उन मॉन्स्टर्स की हरकतों पर लगातार नजर रख रहा था। रोज देर रात वो मॉन्स्टर्स इस शहर में हर जगह घूमते थे, और खासकर स्टॉकिंग्स पहनने वाली एक फीमेल मॉन्स्टर जो रोज रात को उस बस के सामने जरूर घूमती थी। रैंडल की बात सुनकर डेविड को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता था कि उन मॉन्स्टर्स को उनके प्लान के बारे में पता चल गया था और इसलिए वो जानबूझकर बस से दूर रह रहे थे? जब डेविड परेशान होकर ये सब सोच रहा था, तभी कुछ ही दूरी पर अचानक एक तेज रोशनी चमकी। डेविड ने बाहर झांक कर देखा तो उसे एक एम्बुलेंस शहर के अंदर आती हुई दिखाई दी। क्या ये कोई हवाई जहाज है जैसा कि तुमने कहा था? नहीं नहीं। उस दूर जाती एम्बुलेंस को देखकर डेविड को सारी बात समझ में आ गई। अब उसे पता चला कि मॉन्स्टर्स बाहर क्यों नहीं आए थे। असल में शहर में कुछ नए लोग आ गए थे। एम्बुलेंस को देखकर जैक को दिन में आया वो फोन याद आ गया। क्या उसकी माँ सच में वापस आ गई थी? जिम की नजर भी उस गाड़ी पर पड़ी। इस जाने पहचाने शहर को देखकर एम्बुलेंस में बैठी सारा बहुत घबरा गई। उसने ड्राइवर से फौरन गाड़ी रोकने को कहा ताकि वे सब छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ सके, लेकिन ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी। उसने एक्सीलरेटर दबाया और सीधे शहर को पार करने की कोशिश की, लेकिन जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो ड्राइवर ने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई लेटा हुआ है। ड्राइवर को लगा कि उस औरत का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। सड़क पर लेटी उस औरत को देखकर सारा एकदम से चिल्ला पड़ी। उसने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतरने से मना किया और बताया कि वो औरत असल में एक मॉन्स्टर है, लेकिन ड्राइवर ने सारा की चेतावनी को फिर से नजरअंदाज कर दिया और पुलिस ऑफिसर ने उसे हथकड़ी पहना दी। एम्बुलेंस सड़क के बीचों बीच पहुंच गई, लेकिन असिस्टेंट ने चेक किया तो देखा कि जमीन पर पड़ी औरत की नब्ज नहीं चल रही थी। मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? इसे पलटने में मेरी मदद करो, जल्दी आओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम लोगों ने सुना? अरे सब लोग, वो औरतें सच में वही है। इसने तो मुझे डरा ही दिया। क्या? इस खौफनाक नजारे ने पास खड़ी महिला पुलिसकर्मी को डरा दिया। उसने झटपट अपनी गन निकाली और उस औरत को पास न आने की चेतावनी दी, लेकिन वो औरत गोलियों से बिल्कुल नहीं डरी और सीधा चलती रही उसकी तरफ। महिला पुलिसकर्मी ने सीधे उसके माथे पर गोली मार दी, लेकिन सिर में गोली लगने के बाद भी उस औरत को कुछ नहीं हुआ। अब वो पुलिस वाली पूरी तरह से घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि न जाने कब उसके चारों तरफ कुछ आदमी आकर खड़े हो गए थे। अचानक सामने आए इन अजीब लोगों को देखकर पुलिस वाली बेला को वही छोड़कर भाग गई। वही लकड़ी के घर में गोलियों की आवाज सुनकर जिम से भी रहा नहीं गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि थॉमस की बात सच है या नहीं, लेकिन वो एम्बुलेंस में जाकर देखना चाहता था। अगर बेला वहां नहीं भी हुई तो भी वो गाड़ी में बैठे लोगों को तो बचा ही सकते थे। पुलिस वाली ने जब मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाया तो जिम ने मौका देखकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बेला को सच में गाड़ी के अंदर देखकर जिम एकदम सुन्न रह गया। होश में आने के बाद वो बेला को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बेला को हथकड़ी लगी थी। ठीक उसी वक्त माइक और रैंडल भी भागकर एम्बुलेंस के पास पहुंच गए। बेला को जिंदा देखकर दोनों हैरान रह गए। रैंडल को याद आया कि बस में एक टूल बॉक्स है जिससे हथकड़ी खोली जा सकती है। वो तुरंत मुड़ा और बस की तरफ दौड़ पड़ा। उधर पास ही मौजूद बड़े घर में पुलिस वाली की गोली की आवाज ने गहरी नींद में सो रहे लोगों को भी जगा दिया। नए लोगों को मॉन्स्टर से घिरे हुए देखकर एक बूढ़े अंकल ने खतरे की घंटी बजा दी। सबने अपने हथियार निकाल लिए और पुलिस वाली को बचाने की तैयारी करने लगे। मुझे लगता है वो बंदूक थी। खिड़की पर खड़ी औरत ने जोर से चिल्लाकर पुलिस वाली को लकड़ी के घर की तरफ भागने को कहा, लेकिन पुलिस वाली ने उसे ही मॉन्स्टर समझ लिया। ये देखकर घर के अंदर मौजूद सारे लोग सुन्न रह गए। उन्होंने जल्दी से घायल औरत को उठाकर सोफे पर लिटाया, लेकिन गोली सीधा उस औरत के पेट में लगी थी। उनके पास दवाइयां नहीं थी और सर्जरी करना तो नामुमकिन था। तभी वो पुलिस वाली भी मॉन्स्टर से बचते बचाते दरवाजे तक आ पहुंची। एक दयालु आंटी ने दरवाजा खोला। सामने सोफे पर उस घायल औरत को देखकर पुलिस वाली के होश उड़ गए। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि उसने किसी और को गोली मार दी है। मॉन्स्टर्स के डर से भागती हुई पुलिस वाली अब घबराहट में कुछ भी बोले जा रही थी। उधर बस के अंदर रैंडल को टूल बॉक्स मिल गया था, लेकिन जैसे ही वो टूल बॉक्स लेकर वापस जाने वाला था, मॉन्स्टर्स फिर से आ गए। उन्होंने रास्ता रोक लिया। रैंडल ने अपना तावीज निकाला और मॉन्स्टर्स को भगाने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई असर नहीं हुआ। रैंडल सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी दूर से माइक के चिल्लाने की आवाज आई। माइक ने रैंडल से कहा कि वो टूल बॉक्स उसकी तरफ फेंक दे और जल्दी से बस में वापस चला जाए। ये सुनकर रैंडल बिना रुके टूल बॉक्स फेंककर वहां से भागने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि अचानक से उसके पीछे कीड़ों का एक झुंड आ गया था। वो कीड़े रैंडल की तरफ लपके। जब तक रैंडल कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और उधर टूल बॉक्स लेने वाले माइक का इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। माइक एम्बुलेंस को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे पता चला कि एम्बुलेंस की चाबी गायब है। मॉन्स्टर्स को खुद अपने हाथों से उसे चाबी देते हुए देखकर माइक पहले तो कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने रैंडल को वही छोड़ने का फैसला किया। उसने चाबी ली और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा लॉक करके तुरंत गाड़ी भगा ले गया। थोड़ी ही देर में वो लोग उस बड़े घर के पास पहुंच गए। ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, जिम जल्दी से बेला और बाकी लोगों को लेकर घर के अंदर आ गया। बेला को सही सलामत और जिंदा देखकर घर के सब लोग हैरान रह गए। होश में आने के बाद पुलिस वाली ने जल्दी से बेला की हथकड़ी खोली। जिम बेला को एक अलग कमरे में ले गया और पूछा कि इतने दिनों से वो कहाँ गायब थी। बेला ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे वो इस कस्बे से बाहर निकली और बाहरी दुनिया में वापस पहुंची। जिम बेला को लगता था कि उसका बाहर जाना असल में कोई आजादी नहीं थी, बल्कि
किसी की रची हुई साजिश थी। कस्बा छोड़ने से पहले उसने ये पेंटिंग्स बनाई थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से मुझे इस कस्बे में भेजा गया था। बेला की बातें सुनकर जिम को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत साफ था कि ये सब उसी सफेद मोजे वाले लड़के का जाल था। लेकिन उस लड़के ने आखिर ऐसा क्यों किया? दूसरी तरफ विक्टर को अब तक नहीं पता था कि उसके पिता भी इस कस्बे में आ चुके हैं। लॉरा की मदद से विक्टर को धीरे धीरे अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगी, लेकिन कुछ चीजें ढूंढते वक्त उसने देखा कि क्रिस की वो कठपुतली वहां नहीं है। क्या मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता? नहीं, मैंने कहा ना नहीं, मैंने कहा नहीं, नहीं 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 नहीं। ठीक है, लॉरा एक प्रोफेशनल थी। उसके समझाने पर विक्टर धीरे धीरे शांत हो गया। उसे याद आया क्रिस का वो बीता हुआ कल। क्रिस एक कलाबाज था और उसके पास एक कठपुतली थी। वो अक्सर उस कठपुतली से लोगों को करतब दिखाता था। लेकिन फिर एक दिन क्रिस ने अचानक कहा कि उसने कुछ अजीबोगरीब निशान देखे हैं और उसके बाद उसने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। एक दिन जब विक्टर बोर होकर क्रिस से मिलने गया तो उसने देखा कि क्रिस अपनी कठपुतली से बहस कर रहा था। क्रिस और उसकी कठपुतली की बातचीत से विक्टर को थोड़ा थोड़ा समझ आया कि इस कस्बे का कोई राज है। उसने अकेले वक्त बिताना शुरू कर दिया और फिर एक दिन इसके आगे की बात विक्टर को याद नहीं आ रही थी। उधर उस बड़े घर में वो घायल औरत अचानक से जोर से चीखने लगी। सोफे पर दर्द से तड़पने के बाद ज्यादा खून बच जाने की वजह से वो औरत बच नहीं पाई। लोगों ने उस मरी हुई औरत को बेडरूम में रख दिया ताकि अगले दिन उसे दफना सके। लेकिन सबके जाने के बाद मैरी अकेली उस कमरे में आई। उस औरत के शरीर पर लगे खून को देखकर मैरी बेकाबू होकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। उधर दूसरे कमरे में डोना अपनी अच्छी दोस्त की मौत के गम में रो रही थी। माइक सिर्फ उसे दिलासा दे सकता था। लेकिन जब वो दोनों इस गम में डूबे थे तभी घर के बाहर अचानक एक रोशनी चमकी। माइक ने पर्दा हटाकर देखा तो उसे रैंडल नजर आया जिसे मॉन्स्टर्स अपने साथ ले गए थे और गाड़ी के बोनेट पर खून से लथपथ पड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बुरी तरह घायल होने के बाद भी रैंडल जिंदा था। जब लोगों ने देखा कि रैंडल की सांसें चल रही हैं तो सबने जल्दी से उसे उठाकर अंदर रख दिया। रैंडल की शिकायतें सुनकर सबकी नजरें एक साथ माइक पर टिक गई। उसका रुतबा पल भर में मिट्टी में मिल गया। माइक समझाना चाहता था कि उस वक्त हालात काफी पेचीदा थे और सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था, इसलिए उसे रैंडल को छोड़कर गाड़ी में बैठे 4 लोगों की जान बचानी पड़ी। लेकिन माइक चाहे जो सफाई दे, अब उसकी इस दाव पर लग चुकी थी। सबके चेहरों को देखकर माइक समझ गया कि मॉन्स्टर्स ने जानबूझकर रैंडल को जिंदा छोड़ा है ताकि वो इन लोगों की एकता को अंदर से तोड़ सके। लेकिन माइक के रुतबे से ज्यादा अब सबको इस बात की फिक्र थी कि बेला आखिर कैसे बाहर निकली। जब वो बचकर निकल ही गई थी तो क्या उसने बाहर किसी को इस कस्बे के बारे में बताया? क्या कोई उन्हें बचाने आएगा? एक रात दर्द और बेचैनी में गुजारने के बाद आखिरकार सुबह हुई। माइक ने कस्बे के रेस्तरां में एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया। उसने कहा कि जिसके जो भी सवाल हो वो मीटिंग में पूछ सकता है। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो नदी के पास वाली झोपड़ी से केनी और जेड भी वापस आ गए। लकड़ी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी देखकर जेड समझ गया कि शायद कस्बे में कोई नया आदमी आया है। लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ बेला वापस आई है तो जो जेड अभी तक उदास था वो अचानक से खुश हो गया। उसने अपना बैग वही जमीन पर फेंका, पीछे मुड़ा और सीधा भागते हुए जिम के घर पहुंच गया। जेड ने बेला से मिलकर बेसब्री से पूछा कि वो कस्बे से बाहर कैसे निकली। बेला ने भी कुछ नहीं छुपाया और उसे बोतलों वाले पेड़ और लाइट हाउस के बारे में सब सच बता दिया। जब उसे पता चला कि कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता वो बोतलों वाला पेड़ है तो बेचैन जेड एकदम से शांत हो गया। असल में जेड को सालों पहले ही लग गया था कि उस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। तब उसने पेड़ से बोतलें उतारी भी थी, लेकिन उन बोतलों के अंदर सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े थे जिन पर नंबर लिखे थे। वो नंबर बहुत ही अजीब थे और उनका कोई मतलब नहीं बन रहा था। जहां तक पेड़ के उस गड्ढे की बात है वो सीधा मॉन्स्टर्स के अड्डे से जुड़ा था। उस वक्त जेड उसके अंदर भी गया था, लेकिन बेला को लगा कि शायद वो कभी बाहर निकला ही नहीं। ये सब मॉन्स्टर्स की ही रची हुई साजिश थी। मैंने उनमें से कुछ को हरा दिया। अंदर कुछ कागज थे जिन पर नंबर लिखे हुए थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है? मतलब ये बोतल वाला पेड़ और पेड़ का छेद पक्का बाहर निकलने के रास्ते से जुड़े हैं और वो नंबर शायद बाहर जाने का पासवर्ड है। ये सोचकर जेड अचानक एक्साइटेड हो गया। वह चाहता था कि सारा उसे उस बोतल वाले पेड़ के पास ले जाए जहां से वो गई थी। लेकिन थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। उनके पास आने जाने का वक्त नहीं था, इसलिए उन्हें मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। मजबूर होकर जेड को अपनी बेचैनी दबानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ माइक को केनी से झील के पास वाले घर के बारे में कुछ बातें पता चली। झील के पास उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सब्जियां थी। वहां सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि ब्लूबेरी और कुछ जंगली फल भी थे। ये सारा सामान कस्बे के लोगों के लिए सर्दियां गुजारने के लिए काफी था। केनी को लगा कि वे उस घर को अपना दूसरा बेस बना सकते हैं ताकि बाहर और खोजबीन कर सके। क्या पता उन्हें कुछ और भी काम का मिल जाए। लेकिन कल रात जब वे आराम कर रहे थे तो उन्होंने एक और अजीब बात नोटिस की। बाहर कुछ था, कुछ ऐसा जो पहले जैसा नहीं था। हमने अब इसे 2 बार सुना है। रात में बाहर चलते हुए वो बिल्कुल वैसा ही था। ये जानकर कि घर के पास वाले मॉन्स्टर कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं, माइक को ये महज एक इत्तेफाक नहीं लगा। भारी बारिश की वजह से उनकी जमा की हुई सब्जियां खराब हो गई और तभी अचानक झील के पास इतनी सारी सब्जियां उगाई जैसे कि उन्होंने कोई खास चीज ट्रिगर कर दी हो। क्या झील के पास वो सब्जियों का खेत उन मॉन्स्टर्स का बिछाया कोई जाल है? लेकिन क्या मॉन्स्टर सब्जियां उगा सकते हैं? माइक अभी इसी सोच में डूबा था कि रैंडल की दर्दनाक चीख ने उन दोनों की बातचीत रोक दी। उधर कस्बे के रेस्टोरेंट में सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सारा के वापस आने से लोगों में इस कस्बे से बाहर निकलने की एक नई उम्मीद जग गई थी। वे सभी अपने सवालों के जवाब चाहते थे। सारा ने बताया कि वो कस्बे से कैसे बाहर निकली, कहाँ गई और फिर वापस कैसे आई। उसने ये पूरी कहानी फिर से दोहराई। एक लड़के ने सारा से पूछा कि क्या उसने पुलिस को फोन किया। सारा ने नाम में सिर हिलाया। उसने बाहर के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया बल्कि उसे पागल समझ
समझ लिया। ये जानकर कि सारा ने पुलिस को फोन नहीं किया, वहाँ मौजूद लोग निराश हो गए। कुछ लोगों ने तो सारा को ही ताने मारने शुरू कर दिए। जब सब एक साथ बोल रहे थे तभी पीटर और लेडी पुलिस ऑफिसर सामने आए और सारा का बचाव करने लगे। हालांकि उन दोनों के बचाव करने पर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सारा पर उंगली उठाने की आवाजें अभी भी कम नहीं हुई थी। माइक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसे भी लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। एक आदमी ने तो रैंडल का नाम लेकर माइक पर कटाक्ष भी किया। लोगों को इस तरह आपे से बाहर होते देख सारा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुस्से में वहां से जाती हुई सारा को देखकर माइक ने फिर से हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त लोग माइक की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे। वे चिल्लाने लगे कि वे उस बोतल वाले पेड़ के पास जाकर पता लगाएंगे कि कस्बे से बाहर कैसे निकला जाए। ये सब सुनकर माइक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से चिल्लाया, तब जाकर उस शोर शराबे वाले रेस्टोरेंट में शांति हुई। बहुत बढ़िया, वो पेड़ कहाँ है? सच में वो पेड़ कहाँ है? सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना होगा, समझे? इसके बारे में कैसे सोचे? पेड़ की चोटी से होकर घर चले गए, है ना? हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। हम ऐसे ही जंगल में भागकर जो भी पेड़ दिखे उसकी चोटी पर नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते? माफ करना, लेकिन असल में माइक ने दूसरे सीजन में ही उस पेड़ के छेद में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो छेद हर किसी को अलग जगह ले जाता है। सारा को लाइट हाउस में टेलीपोर्ट कर दिया गया था, जबकि उसे मॉन्स्टर्स के अड्डे पर भेज दिया गया था। अगर वो वहां से जल्दी न भागता तो शायद अब तक मॉन्स्टर उसे निगल चुके होते। माइक ने सबको सलाह दी कि पहले शांत हो जाए और एक साथ मिलकर उस पेड़ के छेद के बारे में समझे। जब पक्का हो जाए कि वो कैसे काम करता है तभी अगला कदम उठाए। लेकिन लोगों से अब और इंतजार नहीं हो रहा था, खासकर मैरी से। वो अभी उस पेड़ के छेद में जाना चाहती थी, भले ही उसे टेलीपोर्ट करके मॉन्स्टर्स के अड्डे पर ही क्यों ना भेज दिया जाए। वो अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। मैरी को देखकर बाकी लोग भी जोश में आ गए। रेस्टोरेंट में अचानक फिर से अफरातफरी मच गई। एक बूढ़ा आदमी जिससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, सबसे पहले इसे आजमाने के लिए तैयार था। वहां से जाते हुए लोगों को देखकर माइक को अंदर से बहुत बेबसी महसूस हुई। बस एक ही रात में उसने बड़ी मुश्किल से जिन लोगों को एक साथ जोड़ा था वो सब बिखर गए। वो उदास होकर अपने ऑफिस लौट आया। वो उलझन में था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी वो लेडी पुलिस ऑफिसर माइक के पास आई। कल रात जो हुआ उसे लेकर वो बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। उसने देखा कि माइक कस्बे का लीडर है, तो उसने खुद आगे बढ़कर मदद करने की बात कही। आज की मीटिंग में अगर तुम चाहते हो कि वे उस पेड़ पर ध्यान देना बंद कर दें तो तुम्हें उनका ध्यान किसी और चीज पर लगाना होगा। लेडी पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर माइक, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, और भी ज्यादा झुंझला गया। उसे किसी पावर का लालच नहीं था, ना ही वो कस्बे के लोगों को कंट्रोल करना चाहता था। वो तो बस सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इसके लिए सबका एकजुट होना बहुत जरूरी था। माइक को तो यहाँ तक शक था कि सारा का जाना और वापस आना ये सब उन मॉन्स्टर्स का ही कोई जाल है। और इधर पीटर आखिरकार अपने बेटे विक्टर से मिला। सालों बाद मिलने की वजह से दोनों थोड़े झिझक रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि बात कैसे शुरू करें। आखिर में विक्टर ने ही रोते हुए कहा कि वो अपनी माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जहाँ एक तरफ पीटर और विक्टर भावुक हो रहे थे, वहीं जेड और सारा ने उस बोतल वाले पेड़ को ढूंढ लिया था। जेड ने पेड़ से एक बोतल उतारी और उसके अंदर की पर्ची देखकर वो पूरे विश्वास के साथ बोला कि यही कस्बे से बाहर निकलने की चाबी है। और उसे इतना यकीन इसलिए था क्योंकि उसने पहले अपने अजीब से मति भ्रम में कुछ निशान देखे थे। उसने उन निशानों को नोट कर लिया था। पिछली बार जब सारा गई थी तो वो भी गलती से उन मॉन्स्टर्स के अड्डे में जा पहुंचा था। उस वक्त उसने उस अड्डे के अंदर यही निशान देखा था। वो निशान मॉन्स्टर्स के अड्डे के ऊपर बने वेंटिलेशन छेद जैसा था। असल में वो कोई निशान नहीं बल्कि छत पर बना एक छेद था। ये रबर बैंड ही सबकी जड़ है। वो बच्चे पत्थरों पर लेटे हुए थे और एक ही बात को बार बार दोहरा रहे थे, बार बार। इसलिए जेड को पक्का यकीन हो गया कि ये नंबर और निशान ही उस पेड़ के छेद से बाहर जाने के रास्ते की चाबी है। जब दोनों बात कर रहे थे तभी वो बूढ़ा आदमी, जो सबसे पहले जाना चाहता था, अपना सामान बांधकर उस बोतल वाले पेड़ के पास आ गया। वो बूढ़ा इस कस्बे से पूरी तरह तंग आ चुका था और आज ही यहाँ से जाना चाहता था। सारा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने पक्का इरादा कर लिया था। बूढ़े आदमी को हवा में गायब होता देख जेड को अपने शक पर और भी पक्का यकीन हो गया। पेड़ का वो छेद सच में बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता खुलता कहाँ है इसका अभी और पता लगाना था। हालांकि जब वे दोनों वापस जाकर लोगों को उस बूढ़े के पेड़ में जाने की बात बताने वाले थे तभी कस्बे में फिर से कुछ अजीब हुआ। एक आदमी ने देखा कि जो बूढ़ा पेड़ के छेद में गया था वो अचानक स्विमिंग पूल की दीवार में फंसा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर कि बूढ़ा अभी भी जिंदा है, माइक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन माइक की बात पूरी होने से पहले ही उस बूढ़े ने 2-3 बार पैर पटके और फिर शांत हो गया। बूढ़े को ऐसे मरता देख माइक का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। अरे कौन है वहाँ? क्या अभी भी किसी को उस पेड़ पर जाना है? तो जाओ। उस अंकल को इतनी बुरी तरह मरता देख जो लोग कस्बे से बाहर जाने के लिए शोर मचा रहे थे वो सब शांत हो गए। किसी की भी दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं हुई। भले ही पेड़ के उस छेद से कोई बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन उस बोतल वाले पेड़ की चीजों से जेड को एक आइडिया मिल गया। उसने बोतलों से लेबल निकाले और उन्हें ध्यान से दीवार पर चिपका दिया। जेड को शक हुआ कि शायद ये कस्बा हमारी आम दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि ये दुनिया से बिल्कुल अलग है। शायद ये कोई डिजिटल घटना है या कोई बैट केव है या फिर कोई ऐसी थ्योरी है जिसने उसे जंगल के लाइट हाउस से सीधा मैकडॉनल्ड्स पहुंचा दिया। शायद वो लाइट हाउस और जंगल और मैकडॉनल्ड्स ये सब एक ही स्पेस में हो। शायद ये कोई बैट केव नहीं बल्कि एक ट्रायंगल ट्रैप है। जेड, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन सच तो ये है कि बैट केव एक छोटी दूरी की स्पेस और टाइम वाली जगह है या फिर कोई ट्रायंगल ट्रैप। जेड रुक जाओ। जेड को पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए देखकर माइक को बीच में बोलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसे डायमेंशन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो जेड के लिए एक और कस्बे में आते ही जंगल के बीचों बीच मुझे बिल्कुल वैसी ही एक बोतलों वाला पेड़ मिला था। बस उस पेड़ में कोई छेद नहीं था। तब सैम ने एक
बोतल खोलकर देखी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि उस समय काफी रात हो चुकी थी इसलिए सैम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब वे वापस आए और बोतलों वाले पेड़ की बात हुई तब उसे ये बात याद आई। सैम की बात सुनकर जेड को अचानक कुछ याद आया और उसने मुड़कर दीवार पर कुछ ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उसे एक पर्ची मिली जिस पर लिखे नंबर बिल्कुल वही थे जो सैम ने बताए थे। ये देखकर जेड को अपने शक पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। वो तुरंत सैम द्वारा बताए गए उस बोतलों वाले पेड़ के पास पहुंचा। जेड ने पेड़ पर टंगी बोतलों को ध्यान से गिना और वो हैरान रह गया क्योंकि उस पेड़ और पहले वाले पेड़ पर टंगी बोतलों की गिनती बिल्कुल एक जैसी थी। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे कुछ पता चलेगा? मुझे लगता है कि इस जगह पर कोई पैटर्न या डिजाइन है। मुझे तो इसका कोई मतलब नजर नहीं आता। शायद यही तुम्हारी दिक्कत है। उस मौत का आखिर क्या मतलब है? प्रकृति का अपना एक डिजाइन होता है लेकिन ये प्रकृति नहीं है। ये बस किसी ने किसी खास मकसद से वहां रखा है। हो सकता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो और उन्हें लगता हो कि इसका कोई मतलब है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ की हर बोतल का संबंध दूसरे पेड़ की बोतलों से है? डोना स्विमिंग पूल में पड़े अंकल को निकालकर कहीं दफनाना चाहती थी लेकिन उसके पास न तो कोई औजार था और न ही कोई मदद करने वाला। निराश होकर उसने बस एक कंबल से अंकल को ढक दिया। इसके बाद वो ईंटों की एक ट्रॉली ले आई ताकि उनके लिए एक साधारण सी कब्र बना सके। ये देखकर बेथा मदद करना चाहती थी लेकिन डोना ने उसे परेशान होने से मना कर दिया। अंकल को बाहर निकालने के लिए पूरी दीवार को तोड़ना पड़ता। वे दोनों अकेले मिलकर कभी उस दीवार को नहीं तोड़ पाती। पूल में अंकल की हालत देखकर बेथा और भी दुखी हो गई। वो खुद को कोसने लगी कि जब वो कस्बे से बाहर निकली थी तब उसने मदद क्यों नहीं मांगी। भले ही लोग उसे पागल समझते लेकिन उसे कोशिश करनी चाहिए थी। अगर वो बाहरी दुनिया को इस कस्बे के बारे में बता पाती तो अंकल के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। हालांकि डोना का नजरिया अलग था। उसे लगा कि अंकल की किस्मत ही खराब थी जो वो इस कस्बे में फंस गए। सालों से यहाँ फंसी डोना अब बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो बस शांति से जीना चाहती थी। डोना के समझाने पर बेथा का मन थोड़ा हल्का हुआ। वो अपने बेटे से मिलने के लिए वापस घर की ओर मुड़ी लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही बेथा के सामने एक भयानक मंजर था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुको। जब बेथा को होश आया तो उसने देखा कि वे सफेद कपड़े पहने बच्चे गायब हो चुके थे। तब उसे समझ में आया कि वो भयानक नजारा सिर्फ उसका भ्रम था। उधर कस्बे के क्लिनिक में सैम मैरी और उसके पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। दरअसल मैरी ने सड़ा हुआ खाना खाया था जिसे उसके पति ने पकड़ लिया। मैरी ने भी हाल ही में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सब सच बता दिया। उसका पति मैरी की सेहत को लेकर बहुत परेशान था और उसे तुरंत क्लिनिक ले आया। लेकिन जब डॉक्टर ने मैरी का चेकअप किया तो नतीजे देखकर सब हैरान रह गए। ठीक है, तो ये आपका ट्यूमर है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? आप प्रेग्नेंट नहीं है। उसे लगा कि शायद मशीन में कोई खराबी है लेकिन डॉक्टर ने फिर से ध्यान से चेक किया और उसके पेट में सच में कोई बच्चा नहीं था। मशीन की स्क्रीन पर आ रही तस्वीरों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सुन रह गए। अगर मैरी प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसका पेट इतना बड़ा क्यों हो गया था? जब सब इस अजीब बात से हैरान थे तभी तस्वीरें धो रहे अल को कुछ डरावना दिखाई दिया। मैरी की फोटो में एक अजीब सा राक्षस नजर आ रहा था लेकिन जैसे ही उसने फोटो हाथ मिली वो राक्षस तस्वीर से गायब हो गया। शुरुआत में अल को लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है लेकिन तभी जैसे ही उसने सिर घुमाया वो राक्षस उसके ठीक बगल में खड़ा था। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं तुम सबको बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें घर वापस भेजने में मदद कर सकता हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ अजीब लग रहे हो। मैं ठीक हूँ। इस अजीबोगरीब घटना से अल काफी सहम गया था। उसने नीचे देखा तो पाया कि मैरी की तस्वीर फिर से नॉर्मल हो गई थी। क्या वो भयानक मंजर महज उसका वहम था? जहाँ एक तरफ सब अपने अपने कामों में उलझे थे वहीं विक्टर भी खाली नहीं बैठा था। वो अपने पिता को लेकर एक गुफा के पास पहुंचा। उसे राक्षसों के ठिकाने में जाकर क्रिस की वो गुड़िया ढूंढनी थी। हालांकि वे अभी अभी कस्बे में आए थे लेकिन अंकल बॉब ने पिछली रात राक्षसों का खौफनाक रूप देख लिया था। वे काफी डरे हुए थे और उन्होंने विक्टर को अंदर न जाने की सलाह दी लेकिन वो गुड़िया बहुत जरूरी थी और उन्हें उसे हासिल करना ही था। विक्टर ने पिता को बताया कि राक्षस दिन में आराम करते हैं। अगर वे कोई आवाज न करें और उन्हें न जगाएं तो सब ठीक रहेगा। उसने पिता को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और बोला कि वो बस अभी लौट आएगा। लेकिन अंकल बॉब को विक्टर की चिंता सता रही थी। वे भी जिद करके उसके साथ अंदर जाने को तैयार हो गए। मजबूर होकर विक्टर को अपने पिता को साथ ले जाना पड़ा। गुफा में घुसने से पहले उसने अपने पिता को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वे बिल्कुल भी आवाज न करें। अगर राक्षस जाग गए तो वे उन पर हमला कर देंगे। एक संकरे रास्ते से गुजरते हुए बाप बेटे दोनों उस जगह पहुंच गए जहां विक्टर ने वो लकड़ी की गुड़िया देखी थी लेकिन अब वो गुड़िया वहां नहीं थी। क्या राक्षस उस गुड़िया को अपने साथ ले गए थे? उस गुड़िया की तलाश में विक्टर को राक्षसों के ठिकाने में और अंदर जाना पड़ा। काफी देर तक गुफा में ढूंढने के बाद विक्टर को एक कोने में एक और अजीब सी गुफा दिखाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो हैरान रह गया। गुफा के अंदर फर्नीचर और कुर्सी मेज रखे हुए थे और जिस गुड़िया की उसे तलाश थी वो उसी गुफा में थी। विक्टर जैसे ही गुड़िया उठाने आगे बढ़ा उसने देखा कि एक राक्षस सोफे पर लेटकर आराम कर रहा था। राक्षस को देखकर विक्टर दबे पाव आगे बढ़ा लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी अंकल बॉब की नजर मेज पर रखी अपनी पत्नी की स्कार्फ पर पड़ी। ये देखकर कि राक्षस जाग रहा है विक्टर झटपट अंकल बॉब को लेकर गुफा से बाहर भाग निकला। गनीमत ये रही कि वे गुफा में ज्यादा अंदर नहीं गए थे इसलिए बाप बेटे दोनों सुरक्षित बच निकले। विक्टर अपने पिता को लेकर घर वापस आ गया। अपनी पत्नी की स्कार्फ देखकर अंकल बॉब ने पूछा कि आखिर ये राक्षस इन चीजों को इकट्ठा क्यों करते हैं। तब विक्टर ने उन्हें बताया कि गुफा में रहने वाले वे राक्षस असल में कस्बे के वही लोग हैं जिन्हें मार दिया गया था। भले ही वे अब राक्षस बन चुके हैं लेकिन उनमें अब भी इंसानों जैसी कुछ आदतें बची हुई है। अब वे राक्षस
राक्षस ऐसे क्यों बन गए ये तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन जो गुड़िया वे वहां से लाए थे उसे कस्बे के अतीत के बारे में बहुत कुछ पता था। विक्टर ने गुड़िया को मेज पर रखा और उससे सवाल पूछने लगा, लेकिन बाप बेटे काफी देर तक इंतजार करते रहे और गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार सुना था कि उसने क्रिस्टोफर को इस जगह के बारे में एक कहानी सुनाई थी, इसलिए हमें उससे फिर से वही कहानी उगलवानी होगी। वही दूसरी तरफ जेड दूसरे बोतलों वाले पेड़ से निकाली गई पर्ची लेकर कस्बे में वापस लौट आया था। उसने देखा कि इस बोतल की पर्ची और पहले वाले पेड़ की पर्ची में कई सारे नंबर एक जैसे ही थे। इसका सीधा सा मतलब था कि उन दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। जब जेड पर्चियों को समझने की कोशिश कर रहा था तभी बेथा की नजर मेज पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। जेड ने उसे बताया कि ये तस्वीरें नदी किनारे बनी उस झोपड़ी के बाहर रखी गुड़ियों की है। मेज पर रखी उस तस्वीर को देखकर बेथा को अचानक अपने बचपन का वह सपना याद आ गया। दरअसल बेथा को बचपन से ही नदी किनारे बनी उस झोपड़ी के सपने आते थे, खासकर उन 3 लाल पत्थरों के। ये बात बताते हुए बेथा को विक्टर की माँ की याद आई, जिन्हें भी अपने सपनों में ये कस्बा दिखाई देता था। तो क्या नदी किनारे बनी उस झोपड़ी और इस कस्बे का कोई नाता है? बेथा ने विक्टर की माँ के साथ हुई घटनाओं को याद किया। अंकल बॉब ने बताया था कि उनके गायब होने से पहले उन्हें भी अक्सर इस कस्बे के सपने आते थे और वो खुद को कोई चुनी हुई इंसान या चोजन वन मानती थी। क्या बेथा भी कोई चुनी हुई इंसान थी? उसने जेड से कहा कि वो उसे नदी किनारे वाली झोपड़ी और उन लाल पत्थरों के पास ले चले, हो सकता है वहाँ कोई सुराग मिल जाए। जब वे नदी किनारे उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो जिम और बाकी लोग अपना काम खत्म कर चुके थे। ये जानकर कि बेथा उन पत्थरों को देखना चाहती है, जिम ने अपनी टीम को सब्जियां लेकर वापस जाने को कहा और वो खुद जेड के साथ बेथा को पीछे वाली पहाड़ी पर ले गया। जिम के साथ आगे बढ़ते हुए बेथा ने आखिरकार अपने सपनों वाले उन लाल पत्थरों को देख ही लिया। ये जगह हूबहू उसके सपने जैसी थी, यहाँ तक कि मूर्ति का जो हिस्सा टूटा हुआ था वो भी बिल्कुल वैसा ही था। मैंने वहीं से शुरुआत की थी। ये वो क्या है? कोई भी जो चीज सबको रुलाती है वो इस पत्थर के दूसरी तरफ होगी। मैं देखूंगा क्या मैं हर बार जाग जाऊंगा। और अटारी में विक्टर अभी भी उस पुतले पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन पुतला अभी भी नहीं बोला, जिससे विक्टर बहुत उदास हो गया। बेटे को थोड़ा पागल होते देख अंकल बॉब ने उसे समझाना चाहा, पर अनजाने में ही उन्होंने विक्टर को गुस्सा दिला दिया। उदास विक्टर पुतले को लेकर घर से निकल गया। उसने लॉरा को ढूंढा और उसका बेसमेंट इस्तेमाल करने के लिए कहा। वही क्लिनिक में मैरी ये जानकर बहुत हैरान थी कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। उसे लगा कि एम्बुलेंस तोड़ते समय लोगों ने मशीन खराब कर दी है। उसने डॉक्टर से दोबारा चेक करने को कहा, लेकिन डॉक्टर पहले ही 2 बार चेक कर चुके थे। उसके पेट में सच में कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि मैरी शायद झूठी प्रेगनेंसी का शिकार है। शरीर के कुछ हिस्सों में खराबी की वजह से ही उसके लक्षण प्रेगनेंसी जैसे लग रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मैरी पूरी तरह टूट गई। वह गुस्से में डॉक्टर से बुरी तरह लड़ने लगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। आखिर में उदास होकर मैरी गुस्से में क्लिनिक से चली गई। उसका पति भागकर उसके पीछे गया। मिस्टर ब्लैक को भी ये सब थोड़ा अजीब लगा। मैरी का पेट सच में किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह ही लग रहा था और उसे उल्टियां भी हो रही थी। तभी मिस्टर ब्लैक को मैरी के सड़ा हुआ खाना खाने वाली बात याद आई। उसने ये बात डॉक्टर को बताई। तुमने अल्ट्रासाउंड से पहले ही ये सब कह दिया था। ये मेरी जगह नहीं है। सच में अब तुम शादी में खड़े होना चाहते हो। वो ऐसी जानकारी है जिसे परीक्षा से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अंधेरे में मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे डांटना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जब तुम अपनी भड़ास निकाल लो तो हम सोच सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, नहीं पता हमने क्या गलती की है। खैर जो भी हो, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, या फिर इस जगह ने उसके दिमाग पर असर कर दिया है जिससे उसे लगने लगा है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या सोचना चाहिए? मुझे नहीं पता बर्टी, तो हम उसकी मदद कैसे करें? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जाकर अपना काम करो। ये पता चलने पर कि मैरी ने बहुत सारा सड़ा हुआ खाना खाया है। डॉक्टर को लगा कि यही उसकी झूठी प्रेगनेंसी की वजह हो सकती है। उन्हें शक था कि मैरी प्रेग्नेंट होने की वजह से सड़ा हुआ खाना नहीं खा रही थी, बल्कि सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से उसमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे थे। मिस्टर ब्लैक देखना चाहते थे कि क्या इसका कोई इलाज हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं थी और नहीं उन्हें इसका इलाज पता था। कैरी ने भी सुना कि मैरी प्रेग्नेंट नहीं है। उसने मैरी को ढूंढा और उसे दिलासा देने लगा। इसी बीच उसने कस्बे में आते वक्त हुई एक अजीब घटना के बारे में बताया। जब वे कस्बे में आए थे तो कुछ ही दिनों बाद कैरी को अपने आसपास बहुत सारे अजीब कीड़े महसूस होने लगे थे। ये कीड़े उसके शरीर में घुस जाते थे। वो साफ तौर पर कीड़ों को रेंगते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरों को ये कीड़े नहीं दिखते थे। बाद में उसे पता चला कि कस्बे में आने वाले हर इंसान का अपना एक अलग डर होता है। उसे कीड़ों से डर लगता था, इसलिए उसे अक्सर कीड़ों के भ्रम दिखाई देते थे। अगर वे इस डर में फंस गए तो वे डर के गुलाम बन जाएंगे। कैरी ने अंदाजा लगाया कि मां न बन पाना ही मैरी का सबसे बड़ा डर हो सकता है। ये इस कस्बे का ही कोई जादू है जो उसे इस डर में फंसा रहा है। हालांकि मैरी फिर भी सुकून नहीं पा सकी। उसने कैरी को बीच में पढ़ने के लिए डांट भी दिया। अपनी पत्नी को अभी भी सच्चाई न मानते देख एली ने खुद उसे दिलासा दिया और मैरी को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि भले ही वो कभी प्रेग्नेंट न हो पाए, वो उसे दोष नहीं देगा। ये देखकर कि उसका पति भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, मैरी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। उसने मेज से फीते उठाए और उसे अपने अंदर आ रहे बदलावों के बारे में बताया। मैं हर दिन अपना पेट नाप रही हूँ जब से मुझे पता चला। तुम्हें बस रुकने की जरूरत है। मेरा पेट बड़ा हो रहा है। जान, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा असली नहीं है तो इसका मतलब ये सिर्फ मेरा वहम है। मैरी की झूठी प्रेगनेंसी और सड़ा खाना खाने की बात पूरे कस्बे में फैल गई। डोना ने मिस्टर ब्लैक को ढूंढकर कहा कि सबको मैरी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा होगा कि किसी एक को उसकी देखभाल के लिए लगा दिया जाए। मिस्टर ब्लैक को यह सुझाव सही लगा, लेकिन अभी मैरी बहुत उदास थी। अगर अभी किसी को उसके पास भेजा तो उस पर दिमागी बोझ और बढ़ सकता है। उसे लगा कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कम से कम कुछ दिन तो रुकना ही चाहिए। वही शेयरिंग वाले घर में एल्गिन ने भी मैरी के बारे में सुना था। उसने एक विंड चाइम बनाया और उसे तोहफे के तौर पर उसे देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पेंडेंट लटकाने लगा, मेज पर रखा कैमरा अचानक से खुद ही चालू हो गया। एल्गिन ने नीचे देखा और पाया कि कैमरे की फोटो में विंड चाइम नहीं बल्कि एक तहखाना था। उसे याद आया कि ये तहखाना
कस्बे के पीछे सब्जियों के खेत के पास था। उसे वो औरत याद आई जिसे उसने पहले देखा था। क्या ये कोई इशारा था? अजीब कश्मकश में फंसा एल्गिन तहखाने में गया। उसने ध्यान से तहखाने की तलाशी ली, ये देखने के लिए कि क्या कोई सुराग है, लेकिन तहखाने में सिर्फ कुछ कबाड़ था, कोई भी खास चीज नहीं थी। एल्गिन निराश होकर जाने ही वाला था, तभी मुड़ते ही उसे अचानक अलमारी के पीछे से खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनकर एल्गिन ने अलमारी को हटाने की कोशिश की और देखा कि दीवार के पीछे एक और कमरा था। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला और कमरे में गया। दरवाजे के कोने पर उसे एक बुरी तरह सड़ चुकी लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान यही का रहने वाला था। पता नहीं किस वजह से उसकी मौत यहाँ हुई। एल्गिन वहां से निकलने के लिए मुड़ा, तभी उसने देखा कि वही औरत अचानक दरवाजे पर खड़ी थी। वही दूसरी तरफ जूली की मुलाकात क्लिनिक के दरवाजे पर रैंडल से हुई, जो बाहर जा रहा था। उन राक्षसों ने रैंडल को मारा तो नहीं था, लेकिन उसके गले को नुकसान पहुंचाया था। मिस्टर ब्लैक के धोखा देने के बाद से ही रैंडल सबसे कटकर रहने लगा था और अब उसे इस कस्बे से और भी नफरत हो गई थी। जूली ने उससे बात करनी चाहिए, पर रैंडल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बस हल्का सा जवाब दिया और मुड़कर कस्बे के बाहर की तरफ चल पड़ा। जूली को थोड़ी चिंता हुई तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते भर जूली उससे बात करने के बहाने ढूंढती रही, लेकिन रैंडल का रवैया अभी भी रुखा ही था। फिर जूली ने अपनी माँ बर्था और थॉमस का जिक्र किया। बर्था के साथ हाल ही में हुई अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर रैंडल ने आखिर बात करना शुरू किया। वो जूली को लेकर एक वैन में बैठा, उसे गाड़ी चलाना सिखाने का नाटक किया और चुपचाप गाड़ी लेकर निकल गया। हालांकि थोड़ा आगे जाते ही रैंडल ने देखा कि वो परेशान करने वाले कीड़े फिर से आ गए हैं। वो कीड़ों को भगाने के लिए जोर से शीशे पर मारने लगा, लेकिन जूली को गाड़ी में कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा था। घबराकर भागते हुए रैंडल को देखकर जूली तेजी से उसके पीछे भागी, लेकिन जब वो रैंडल तक पहुंची तो उसे जंगल में एक पुराना खंडर दिखाई दिया। रैंडल को याद आया कि वो पुल के नीचे वाले रास्ते, ये वही खंडर था जहां से वो गलती से इस कस्बे में आई थी। तो क्या यहाँ से भी कस्बे के बाहर जाया जा सकता है? बहुत सोचने के बाद रैंडल ने अपनी जाने की उत्सुकता को दबा लिया। वो जूली को लेकर जंगल से बाहर आ गया। वही शेयरिंग वाले घर में गुस्से से भरी मैरी भी अब थोड़ी शांत हो गई थी। उसे भी थोड़ा शक होने लगा था कि शायद वो सच में प्रेग्नेंट नहीं है। जब मैरी इस कश्मकश में थी, अचानक उसने देखा कि उसका हाथ काला पड़ रहा है। मैरी को लगा कि ड्रिप में कोई दिक्कत है। उसने सुई निकालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसके पेट में दर्द होने लगा। मैरी ने नीचे देखा और पाया कि उसका पेट तेजी से सिकुड़ रहा है। ये सब सुनकर एली तुरंत कमरे में आया, लेकिन एली को मैरी के पेट में कोई बदलाव नजर नहीं आया। मैरी की मानसिक हालत को देखते हुए एली फिर से क्लिनिक गया। उसने डॉक्टर से बात की और अपनी पत्नी को शांत रखने के लिए कुछ दवाइयां मांगी, लेकिन वो दवाइयां बहुत कीमती थी। डॉक्टर को लगा कि मैरी की हालत अभी इतनी खराब नहीं है कि उसे वो दवा दी जाए। एली को लगा कि डॉक्टर बहुत बेरहम है और वो वहीं पर डॉक्टर से बहस करने लगा, लेकिन एली से बहस कर रहे लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि घर में अकेली मैरी स्टोर रूम में आ चुकी थी। बाल्टी में रखी सड़ी हुई सब्जियों को देखकर मैरी खुद को उन्हें खाने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद मैरी ने खुद पर काबू पा लिया। वो बस वहां से जाने ही वाली थी कि तभी मैरी की किस्मत बताने वाली आंटी ने उसे देख लिया। मैरी की हालत खराब देखकर आंटी उसकी मदद करने आगे आई। तभी अचानक मैरी ने मेज पर रखी कैंची उठा ली। ठीक उसी वक्त एली घर आ गया और उसने ये सब देख लिया। तो आखिर मैरी के पेट में क्या पल रहा है और बचपन में जो सपना देखा था उसका क्या मतलब है? तो ये थी शानदार अमेरिकन सीरीज नाइटमेयर के सीजन 3 के एपिसोड 4 से 7 तक की कहानी। जिन दोस्तों को ये सीरीज पसंद है वे हमारी वीडियो को सेव कर सकते हैं। जैसे ही हमारे चैनल पर नई वीडियो आएगी, सिस्टम अपने आप आपको अगला पार्ट दिखा देगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।